देखिए, जब अपने बात करते हैं मैकेनिक्स की, यांत्रिकी की, जब अपने बात करते हैं मैकेनिक्स या यांत्रिकी, तो उसमें 2 तरह की अपने ब्रांचेस जो हैं उसमें पढ़ते हैं। एक डायनामिक्स के बारे में पढ़ते हैं और एक स्टैटिक्स के बारे में। डायनेमिक्स में अपने जो है गति विज्ञान, इसमें अपने क्या करते हैं, गतिशील वस्तुओं पे जो उनकी गति है उसकी एनालाइज़ करते हैं, उसकी विवेचना अपने करते हैं। उस पे जो फ़ोर्स लगते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर कैसा रहता है, उन सब बातों के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। और स्टैटिक्स के अंदर अपने जो स्थिर वस्तुएँ हैं, जो गति नहीं करती, मूवमेंट की अवस्था के अंदर नहीं होती है, उनकी गति की अपने क्या करते हैं, विवेचना करते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए आपके दीवार है इस तरह से और उस दीवार पे ये आपके एक सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ पे क्या है आपका ये बेस है इसका। तो इस पे क्या है, यहाँ पे दीवार और इनके बीच में अभी कोई बल नहीं लग रहा, फिर भी यहाँ पे कुछ बल जो है वो एक्ट कर रहे हैं, कुछ बल कार्य कर रहे हैं। अगर आप कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स नहीं भी लगा रहे हैं ना, तो भी क्या कर रहे हैं, कुछ बल इस पे कार्य कर रहे हैं। वो किस तरह के बल हैं वो? रिएक्शन फ़ोर्स होता है किसका? यहाँ पे आपके अर्थ का रिएक्शन फ़ोर्स जो कि सीढ़ी पे लगता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पे इस दीवार का रिएक्शन फ़ोर्स भी काम करता है। साथ ही साथ इसका जो वेट है, जो कि इसके गुरुत्व केंद्र पे ऊर्ध्वाधर वर्टिकली डाउनवर्ड वो कार्य करता है। जब अपने कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स नहीं भी लगा रहे हैं ना, तब भी इस पे क्या है, कुछ फ़ोर्स जो है वो कार्य करते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर ये चीज़ें? अब अपने क्या है, जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, जो फोर्थ यूनिट है सॉरी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, उसके कुछ डेरिवेशंस वगैरह पढ़ेंगे। अपनी नोटबुक आप साथ रखिएगा और साथ-साथ सभी इन चीज़ों को आप जो है सोल्व करते जाइएगा। चलिए तो यहाँ जो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में, समतलीय बलों के बारे में। क्या होते हैं कोप्लेनर फोर्सेस? सबसे पहले उसी की डेफिनिशन के बारे में अपनी चर्चा करते हैं कि 2 या 2 से अधिक बल समतलीय बल कहलाते हैं। ठीक है? कोप्लेनर फोर्सेस कहलाते हैं यदि उनकी क्रिया रेखाएँ एक ही समतल में विद्यमान हो, रिएक्शन लाइन, उनकी जो क्रिया रेखाएँ हैं, वो आपके एक ही तल में क्या हो, एक्जिस्ट करती हो। क्रिया रेखा से यहाँ पे मतलब क्या है कि जब अपने स्टैटिक्स के अंदर कोई फ़ोर्स को दिखाते हैं। देखिए, अपने जानते हैं कि बल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है और किसी भी वेक्टर को दर्शाने के लिए हमें क्या है, उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्शन तो अपने क्या करते हैं, एरो के साइन से दर्शा देते हैं, लेकिन हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे दर्शाते हैं, उसका परिमाण जो है वो अपने कैसे दर्शाते हैं, वो अपने एक लाइन सेगमेंट के द्वारा दर्शाते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो है एक लाइन सेगमेंट यानी एक रेखाखंड के द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी जो लेंथ होती है वो उस फ़ोर्स के परिमाण को, उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। इसकी जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है ना, वो उस फ़ोर्स के मैग्नीट्यूड को, परिमाण को क्या करती है, शो करती है। जैसे मान लीजिए कि 5 इकाई का बल लग रहा है, तो इसकी लेंथ जो है 5 कर देंगे अपने। 5 यूनिट, ये सेमी हो सकता है, मीटर हो सकता है, यानी 5 यूनिट अपने लेंगे। ठीक है? तो जब भी अपने किसी भी, ये उसकी क्रिया रेखा हो गई, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो बताती है। तो ये जो कोई भी बल आपका लग रहा है, मान लीजिए एफ बल कोई कार्य कर रहा है, 5 न्यूटन का बल कोई कार्य कर रहा है या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो इस तरह से काम कर रही है, कोई बल फोर्स अपना लग रहा है, तो जो लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है ना, वो अपने क्या करती है, उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। जैसे कोई 10 परिमाण का बल आपको शो करना है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इससे डबल आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अब इसकी जो डायरेक्शन है, वो भी अपने को पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, उसकी एक्शन लाइन है। ठीक है? नमस्कार बेटा। तो एक्शन लाइन जो है वो जिस तरह से आपके पास रिएक्ट करती है, अगर 2-3 फोर्स है हमारे पास, ये मान लीजिए आपका F1 फोर्स है, ये आपका F2 फोर्स है और इनकी जो एक्शन लाइन है, जो क्रिया रेखा है, वो अगर एक ही प्लेन में हो, तो ये जो फोर्स है वो आपके क्या कहलाते हैं, समतलीय बल कहलाते हैं। इनको कोप्लेनर फोर्सेज जिन्हें कहा जाता है। चलिए, इसके बाद अपने बात करेंगे कि किसी बिंदु पर क्रियाशील 2 बलों का परिणामी बल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है? कोई भी आपके पास 2, किसी बिंदु पे 2 बल आपके क्रियाशील हैं, तो उनका परिणामी, उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? समझिएगा। बहुत ही आसान सा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक आपके पास है ये, ठीक है? बड़े अच्छे क्वेश्चन इस पे आते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपने पहले पढ़ा भी है, यहाँ पे फिर अपने रिवाइज़ करते हैं, छोटी क्लासेस के अंदर आपने यदि पढ़ा भी होगा तो। किसी बिंदु पर यदि क्रियाशील कोई 2 बल हैं, मान लीजिए कोई 2 बल आपके कार्य कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? मान लीजिए ये आपके पास कोई बिंदु है O, जिस पे कि 2 बल, ठीक है? एक बल P लग रहा है, दूसरा बल हमारे पास यहाँ पे क्या है, Q। 2 फोर्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं अलग-अलग एंगल पे, 2 अलग-अलग डायरेक्शन के अंदर 2 फोर्स इस पे क्या है, एक्ट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या है, हमारे पास अल्फा है। ठीक है? तो अब अपने को क्या है, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि इनका रिजल्टेंट क्या है, R है, जो कि हमारे बल P के साथ, ठीक है, क्या करता है, थीटा एंगल बनाता है।
तो अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे, माना बिंदु O पर दो बल P तथा Q कोण अल्फा पर क्रियाशील है, यदि इनका परिणामी बल R हो, यदि इनका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या हो, R हो, तो R का मान होता है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos अल्फा। cos अल्फा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, अल्फा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है। एंड द रिजल्टेंट ऑफ परिणामी, ठीक है, सॉरी रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, परिणामी की दिशा जो है वो क्या होगी, परिणामी की दिशा इसे अपने थीटा के द्वारा दर्शाते हैं, यानी एक्स अक्ष की, ये जो यहाँ पे जो पी फोर्स जो लग रहा है वो आपके एक्स अक्ष की डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है ना वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है यहाँ पे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू साइन अल्फा पी प्लस क्यू कोस अल्फा। ये कैसे फाइंड आउट होते हैं इसके बारे में अभी अपनी चर्चा करते हैं, बट आपको ये दोनों क्या है याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, आपको इन दोनों को क्या है याद रखना है, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होता है, दो बल जब आपके अलग अलग एंगल अल्फा पे काम करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा का रूट, और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा इनके बीच में रहता है। चलिए किस तरह से इनको फाइंड आउट किया जाता है, इसका प्रूफ देखिए। माना कोई बिंदु O है, उस पर दो बल आपके P और Q कार्य कर रहे हैं, इस तरह से अपने ये x अक्ष और y अक्ष को अपने क्या है यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष को अपने यहाँ पे क्या है शो किया है। अब ये दो बल आपस में अल्फा एंगल पे एक दूसरे पे क्या है कार्य कर रहे हैं, ये P बल है, ये आपका Q बल है, अल्फा एंगल पे एक दूसरे के क्रियाशील है। तो यहाँ पे P जो बल है, देखिए जब भी दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर यदि हमारे पास इस फॉर्म में आ जाते हैं, a1i a2j a3k और एक b आ गया मान लीजिए b1i b2j b3k, जहां पे i j k क्या है, x अक्ष y अक्ष और z अक्ष की डायरेक्शन के अंदर इनके यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब इनका यदि अपने को रिजल्टेंट, इनका यदि रिजल्टेंट अपने को फाइंड आउट करना है तो ये होता है ई ए बार प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरह से अपने इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास जो फोर्सेज है ना वो इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में नहीं है, तो हमें इन्हें पहले पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लाना होगा। तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लाने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें पता करना होता है कि आपका जो फोर्स है वो एक्स अक्ष की डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बनाता है, वाई एक्स के साथ क्या एंगल बनाता है और जेड एक्स के साथ वो क्या एंगल बनाता है, और उसके बाद उनका जो मान है वो क्या होता है पी कोस अल्फा आई प्लस क्यू कोस अल्फा जे एन, ठीक है। यहाँ जो आपके पास जो एंगल आएंगे, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फोर्स है वो एक्स एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है, वाई एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है, जेड एक्स के साथ वो क्या एंगल बना रहा है। तो एंगल आपको अगर पता हो तो आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पता है कि हमारा जो पी वेक्टर है वो एक्स एक्स की डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रहा है, जीरो एंगल बना रहा है, ठीक है, 0 डिग्री का, और ये वाई एक्स के साथ क्या कर रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे ही अपने को क्यू का पता होना चाहिए, तो हम इनके पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, और अगर पोजीशन वेक्टर अपने को पता लग जाए तो उसके बाद अपने उनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की फॉर्म में। तो अपने सबसे पहले यहाँ पे पी फाइंड आउट करते हैं, तो पी कॉस जीरो, क्योंकि एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, तो पी कॉस जीरो आई प्लस क्यू कॉस 90, इसके साथ ये कितना एंगल बनाता है 90 का, 90 जे, अब जेड एक्स के अंदर है नहीं क्योंकि 2D में है, तो आई और जे दो ही आपके इसके रहेंगे, के इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका पोजिशन वेक्टर हो गया, ये 90 पे 0 हो गया, यानी इसका पोजिशन वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, पी आई आ गया। क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, क्यू कोस अल्फा, देखिए कितना एंगल बनाता है, कितना एंगल बना रहा है ये अल्फा, क्योंकि दो अपन ने लिए थे वो किस एंगल पे लिए थे, अल्फा एंगल ये बना रहा है। अब हमें पता करना है कि वाई के साथ कितना बनाएगा 90 माइनस अल्फा, ये एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा, तो यहां से हमें क्या मिला क्यू कोस अल्फा आई प्लस क्यू साइन अल्फा जे। अब ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आ गए, पी और क्यू दोनों किसकी फॉर्म में आ गए, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आ गए, और पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आ गए तो अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, दोनों को अपने क्या है सिंपली ऐड कर देंगे। तो अब इनका रिजल्टेंट पी और क्यू का परिणामी बल, इनका रिजल्टेंट फोर्स अपने फाइंड आउट करते हैं। देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, यदि रिजल्टेंट फोर्स अपने आर मान लें तो आर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्या होता है क्यू वेक्टर होता है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, पी आई, दोनों को अपन ने ऐड कर दिया, आई वाला जो कोफिशिएंट है वो आई में ऐड हो जाएंगे, जे वाले जे में और के वाले के में, क्योंकि इसमें सिर्फ यही था पी आई पी के अंदर सिर्फ यही था, क्यू में दो थे हमारे पास, तो ये क्या हो गया पी प्लस क्यू कॉस अल्फा आई प्लस क्यू साइन अल्फा जे। अब कोई भी हमारे पास ये जो वेक्टर ए यदि अपने को पता हो, जैसे कि ये वेक्टर ए अपने को पता है, तो इसका रिजल्टेंट अपने को पता है क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का रूट होता है। सिमिलर सेम अपने क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, इसको अपने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर, यदि ये रिजल्टेंट निकालें इसका तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ दिस वन प्लस स्क्वायर ऑफ दिस वन, और इसका होल रूट अपने कर देंगे। तो p प्लस क्यू साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस क्यू साइन अल्फा का स्क्वायर, आप ये स्क्वायर हटाएंगे आपको क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, ठीक है। मे भी आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा, बट अभी हमें क्या है ये चीज अपने को याद भी रखनी है, बट बेसिक्स अपने को थोड़े पता होने चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं अपने परिणामी बल की दिशा।
दिशा जो फाइंड आउट कर दी जाती है वो हमारे पास क्या रहती है, यदि परिणामी बल P के साथ थीटा कोण बनाता है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा Q साइन अल्फा प्लस पी क्यू कॉस अल्फा जे क्या होता है वाई एक्स के साथ जो उसका जे का जो कोफिशिएंट है अपॉन क्या हो जाएगा एक्स का जो कोफिशिएंट है वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये रहा जे का कोफिशिएंट Q साइन अल्फा अपॉन आई का कोफिशिएंट P प्लस क्यू कोस अल्फा, ये उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से अपने क्या है इसकी दिशा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये अपने को मिला। ठीक है, सेकंड मेथड इसका क्या है, समांतर चतुर्भुज नियम से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फटाफट इसको भी देख लीजिए कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए इसकी दो भुजाओं के द्वारा दो फोर्स को दिखाया गया है। ये हमारा फोर्स P है, ठीक है। तो हमने इस डायरेक्शन इस भुजा को, ये जो भुजा है हमारी, ठीक है, ओ ए बी सी डी, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हमने लिया और इसकी ओ ए भुजा फोर्स पी को बताती है, ओ सी भुजा फोर्स क्यू को बताती है। तो अपन ने क्या है ओ ए को आगे बढ़ा दिया बिंदु डी तक और बी से इस पे लंब डाल दिया, और चूंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच एंगल अल्फा है तो बाय द ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से हम जानते हैं कि ये एंगल जो है वो भी क्या हो, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो पैरेलल है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से, तो यहाँ जो ये जो एंगल जो आपका बनेगा, ठीक है, यहाँ जो एंगल है क्योंकि ये लाइन है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे, ओ ए पी फोर्स से दिखा दिया और ये जो भुजा है हमें किससे दिखा रहे हैं, क्यू फोर्स को दिखा रही है। तो यहाँ पे त्रिभुज ओ बी डी के अंदर ये त्रिभुज अपन ने लिया ओ बी डी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें पता है ओ बी स्क्वायर बराबर किसके होगा, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर होगा। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लगी हुई है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अपने को मिला। यहाँ से आर स्क्वायर, इसका मान आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस क्यू साइन अल्फा का स्क्वायर, और आर का मान अपने को यह मिल गया। अब यदि अपने डायरेक्शन फाइंड आउट करें, थीटा यदि हम फाइंड आउट करें तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा जो है उसका वैल्यू यदि अपने फाइंड आउट करें यहाँ से, ठीक है, थीटा का वैल्यू अपने फाइंड आउट करते हैं। तो थीटा का वैल्यू देखिए बहुत सिंपली अपने को थीटा का वैल्यू मिल जाता है, क्या हो जाएगा, इसी ट्राइंगल के अंदर बी डी अपॉन ओ डी हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने स्पेशल केस के अंदर यदि आपके अल्फा क्या हो, 90 डिग्री हो, अल्फा का मान क्या हो 90 डिग्री, यानी दोनों फोर्स जो हैं आपके किस पे लग रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे लग रहे हो, तब देखिए क्या रहेगा, आर बराबर आपके क्या हो जाएगा, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र का रूट हो जाएगा, टेन थीटा आपका क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन पी हो जाएगा, अगर आपके जो फोर्स है जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे जो है वो काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे, हाउ टू फाइंड द रिजोल्व पार्ट। ठीक है, वियोजित भाग कैसे किया ज्ञात किए जाते हैं, किसी भी बल के अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अपने जो है जो वियोजित भाग निकालते हैं, कंपोनेंट जो अपने फाइंड आउट करते हैं, रिजोल्विंग पार्ट जो अपने फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं। देखिए माना कोई बिंदु ओ पर एक बल कार्य कर रहा है, क्या आर, ठीक है, ये बल आर कार्य कर रहा है किसी बिंदु ओ पर, तो हमें पी और क्यू का मान निकालना है दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, एक्स एक्स की डायरेक्शन के अंदर मान लीजिए ये एक्स, या इससे अल्फा इस डायरेक्शन के अंदर और बीटा कोण इस डायरेक्शन के अंदर, अपने को इसका रिजोल्विंग पार्ट निकालते हैं, इसका मान इस डायरेक्शन में कितना होगा, इसका मान इस डायरेक्शन में कितना आएगा, वो अपने को फाइंड आउट करना हो। तो देखिए, तो आर का अल्फा दिशा में वियोजित भाग जो होता है, आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर अगर निकालना है आपको तो क्या आ जाएगा, आर साइन बीटा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अगर आपको आर का बीटा की दिशा में वियोजित भाग निकालना है, आर का बीटा दिशा में, यानी इस एंगल की दिशा के अंदर वियोजित भाग यदि अपन निकालें तो वो क्यू है, वो क्या हो जाएगा फिर आर साइन अल्फा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो एंगल है वो उसका साइन और साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इसके क्या है वियोजित भाग निकालने का मेथड अपने रहता है। इसके बाद आता है मोमेंटम, आघूर्ण। ठीक है, बाकी ये वियोजित भाग वाला जब अपने क्वेश्चन करेंगे आपको और समझ आ जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में वियोजित भाग यदि आप निकालते हैं तो आप क्या करेंगे कि वो जो फोर्स है उसको आप क्या करेंगे, सिंपली लेकर के जाएंगे, ठीक है, उस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और उसके कोस का मान जो है ना वो आप निकाल देंगे। वही क्या रहता है हमारे यहाँ पे वियोजित भाग निकालने का तरीका रहता है, सिंपली जो तरीका रहता है कि आप उस फोर्स को पकड़िए और उस डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाइए जिस डायरेक्शन में आपको उसका रिजोल्विंग पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, उसका कोज्या का एंगल आप निकाल दीजिए, वो अपने आप क्या है साइन में या उसके अंदर अपोजिट पार्ट के अंदर क्या है चेंज हो जाता है। ठीक है, बस अगर आप ये मेथड ये ध्यान रखें कि इस डायरेक्शन के अंदर उसका रिजोल्विंग पार्ट क्या होगा, तो P इज इक्वल टू आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा रहता है, और Q का मान यदि अपन निकालें तो आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू हमारे इस प्रकार से रहता है चलिए
आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम आघूर्ण क्या होता है? देखिए, आघूर्ण क्या है मोमेंटम? कोई भी जो फ़ोर्स जो लगता है किसी भी बॉडी के ऊपर, मान लीजिए वो आपकी बॉडी स्थिर है, उसपे कोई फ़ोर्स कार्य कर रहा है, तो फ़ोर्स करने जब उसपे बल लगता है ना, तो उसमें क्या है, एक घूर्णन की प्रवृत्ति आ जाती है। और घूर्णन की प्रवृत्ति कब आएगी? जब आप एक किसी फ़िक्स पॉइंट पे उसको फ़िक्स कर लेंगे, उसके बाद ही उसपे क्या है, घूर्णन की प्रवृत्ति आएगी। ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक फ़िक्स, यहाँ से अपन ने क्या इसको फ़िक्स कर दिया, ठीक है? ये यहाँ से फ़िक्स है। अब यदि इसपे इस तरह से फ़ोर्स लग रहे हैं, एक फ़ोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इस पे इधर लग रहा है, ये मान लीजिए आपका F1 है, ये फोर्स क्या है, F2 है, इस तरह से बल लग रहे हैं। तो इसमें क्या है, मोमेंटम आघूर्ण आएगा, इसमें क्या है, इसमें घूमने की प्रवृत्ति आएगी, ठीक है? तो इसी को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है, अपन आघूर्ण जो है वो क्या रहता है, नेचर ऑफ क्या रहता है, रोटेशन, घूर्णन की प्रवृत्ति होती है। दो तरह से रहता है ये, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब मान लीजिए ये जो पार्टिकल आपका इस तरह से घूमेगा, तो ये आपका कौन सी डायरेक्शन होगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और अगर इस तरफ से घूमता है तो ये हमारे क्या हो जाएगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है। दो तरीके से रहता है, एक कहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दक्षिण आवर्त गति, और दूसरी रहती है आपके एंटी क्लॉकवाइज। जब मोमेंटम आपका, ध्यान रखिए, ये आपका क्लॉकवाइज अगर होता है, अगर ये आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो वो नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये उसकी डायरेक्शन रहती है, ठीक है? जी आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट, ये पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है। अभी मैंने बताया आपको कि एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए, ठीक है? अब ये फोर्स अगर अकेला, ये फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, अगर ये फोर्स लग रहा है, अकेला फोर्स अगर कार्य कर रहा है, ठीक है? तो क्या होगा, ये इस तरह इसे इसको घुमाएगा, घुमाएगा तो ये आपके डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, इस तरह से घूमेगी, क्लॉकवाइज हो गई। और अगर ये अकेला फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है? दोनों फोर्स की क्या है, डायरेक्शन सेम है, बट इनकी जो मोमेंटम की जो नेचर है ना, वो अलग अलग है। क्या है कि ये फोर्स मान लीजिए काम नहीं कर रहा, अभी F2 अभी काम नहीं कर रहा, सिर्फ F1 काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाएगा, और ये इस तरह से क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका चलेगा। और अगर सिर्फ अकेला ये फोर्स लग रहा है, तो फिर क्या होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन सेम है, बट उनका मोमेंटम का जो नेचर है ना, वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि आपका पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज जाएगा या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, घूर्णन वो करता है। हाउ टू फाइंड मोमेंट, अपने जो आघूर्ण है वो कैसे ज्ञात किया जाता है? ये मान लीजिए आपने एक पॉइंट फिक्स कर लिया, ठीक है? ये आपका बिंदु P आपने क्या है, फिक्स कर लिया, ठीक है? ये बिंदु P आपने फिक्स कर लिया है, और ये आपके क्या है, वो क्रिया रेखा है, बल की क्रिया रेखा है ये, ठीक है? समझिएगा इसको, बल की क्रिया रेखा है। तो मोमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कि आप क्या करेंगे, वो जो फिक्स आपने पॉइंट किया है ना, उसकी क्रिया रेखा पे इससे क्या है, एक लंब डालेंगे। क्रिया रेखा से इस पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो मोमेंट क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है, F इंटू पी ए, यानी बल का मान, और उस जो फिक्स आपने पॉइंट जो फिक्स किया है, उस फिक्स पॉइंट से उसकी बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी का गुणनफल जो है वो क्या होता है, मोमेंट होता है। बल इंटू बल की क्रिया रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, किससे, उस फिक्स पॉइंट से। क्योंकि मोमेंट जो होगा ना, वो फिक्स पॉइंट के अनुदिश ही हो सकता है। आपको सबसे पहले एक पॉइंट फिक्स करना होगा। जब भी हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे ना, सबसे पहले उस पूरी बॉडी के अंदर, या जो भी आपके पास दिया गया आपको डायग्राम है या जो भी है, उसमें क्या है, अपने एक पॉइंट को फिक्स करेंगे। बिना पॉइंट को फिक्स किए आप मोमेंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, एक पॉइंट को फिक्स करना होगा। उस पॉइंट को फिक्स करने के बाद ही अपने क्या कर पाएंगे, मोमेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर? होता क्या है, बल इंटू बल की क्रिया रेखा पर उस स्थिर बिंदु से या फिक्स बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई होती। चलिए, कपल्स, बल युगम के बारे में अपने पढ़ते हैं कि मोमेंट की नेचर कब आएगी, जब क्या है, किसी बॉडी पे बल युगम कार्य करता है। बल युगम का मतलब होता है दो बल या उस एक साथ कार्य करते हों। देखिए, अगर ये इस तरह से बल लग रहा है, एक बल F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, तो इस तरह के बल आपस में क्या है, दो घुमाने की नेचर प्रवृत्ति ला देते हैं, दो बल, वो क्या है, बल युगम कहलाता है। तो ये बल इस तरफ लेकर के जाएगा, ये इस तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है? इसका नेचर इधर जाएगा, ये इधर रहेगा, तो ये इस तरह से इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो मोमेंटम है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह के बल जो है, दो बल जो कार्य करते हैं, ये बल युगम बनाते हैं एक, ठीक है? तो ये बल जो मिलकर के क्या बनाएंगे, आपका एक बल युगम बनाएंगे। ऐसे इसमें एक बल इधर लग रहा है, तो ये क्या है, इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, और दूसरा ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। और जो मोमेंट अपने को फाइंड आउट होगा, वो क्या होगा, आपका माइनस, यानी नेगेटिव रहेगा, ठीक है? तो जो दो बल ऐसे भी जो आपके उस बॉडी को या उस पार्टिकल को जो किया है घुमाने का नेचर पैदा कर दें, तो वो जो दो बल मिलकर के क्या बनाते हैं, बल युगम बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, हमारे टॉपिक क्या है, समतलीय बल निकाय का एक बल एवं बल युग्म में समानयन। कि समतल के अंदर एक कोप्लेनर फोर्सेस के अंदर बहुत सारे बल यदि कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी बलों का अपने क्या कर सकते हैं, एक बल युग्म में उनको चेंज कर सकते हैं।
एक बल और एक बल युग्म में, यानी मोमेंटम, और अपने उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार से देखिएगा, किसी पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय, एक ही समतल के अंदर किसी पिंड पे बहुत सारे बल अलग अलग बिंदुओं पे कार्य कर रहे हैं, तो किसी स्वेच्छ बिंदु पर क्रियाशील बल एक बल युग्म में समानित किया जा सकता है, यानी एक बल युग्म में उसे बदला जा सकता है, एक बल युग्म में उसे चेंज किया जा सकता है। कैसे कि आपके पास एक पार्टिकल है, उस पे क्या है, बहुत सारे बल अपने अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। तो अपन ने क्या है, 3 पॉइंट ले लिया अभी, ठीक है। एक पॉइंट अपन ने लिया है x1 y1 a1, एक x2 y2 a2, और एक लिया x3 y3 a3। इन पे क्या है, 3 बल कार्य कर रहे हैं, p1 p2 p3, ठीक है। बल के मान बेटा अलग अलग हो सकते हैं, बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से लिए जा सकते हैं, आपके f1 f2 f3 भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इन जनरल नोटेशन के लिए अपन ने क्या है, 3 बल 3 पॉइंट पे p1 p2 p3 लिए हैं, ठीक है। और इनके जो आपके एक्स अक्स और वाई अक्स की डायरेक्शन के अंदर जो इनके रिजॉल्विंग पार्ट है वो क्या है, पॉइंट पी सॉरी बल P1 के क्या है, x1 और कैपिटल Y1 है, एक्स अक्स की दिशा के अंदर x1 और वाई अक्स की दिशा में y1, ठीक है। और फिर P2 के रिजॉल्विंग पार्ट एक्स अक्स की डायरेक्शन में x2 और वाई अक्स की डायरेक्शन में y2 है। इसी तरीके से आपका जो P3 है उसके रिजॉल्विंग पार्ट हैं आपके x3 और y3। अब आप ध्यान रखिए कि किसी भी पार्टिकल के अंदर या बहुत सारे बल यदि एक प्लेन में कार्य कर रहे हैं, तो उन बलों को अगर जिनकी एक ही डायरेक्शन हो उनको किसी एक रेखा पे ले जाया जा सकता है, ठीक है, उनका सम करने के लिए, या उनको उन पे कोई अपने कोई क्रिया यदि अपने उनके साथ कर रहे हैं, तो यदि उनकी सबकी डायरेक्शन एक है ना, तो उनको किसी एक रेखा पे प्लॉट किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो x1 है, x2 है, x3 है, इन सब की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो अपने क्या है, इनको x अक्ष पे ले जाते हैं, x1 x2 x3 इस तरह से इनको लिख सकते हैं। अब y1 y2 y3 इनकी डायरेक्शन सेम है, तो अपने इनको क्या है, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब अपने यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, इस तरह से अपने को x1 x2 x3 अपने को मिल गया, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे बल इस तरह से ये बल आ गए, ये हमारे पास कुछ डिस्टेंस वगैरह हमें अपने को मिल गई यहाँ पे, ठीक है। ये y1 y2 y3 हमारे पास हो गए। तो अब अपने क्या करेंगे, माना निकाय सिस्टम के बिंदुओं a1 a2 a3 पे ये सारी चीजें यहाँ पे p1 p2 p3 बल निकाय क्रियाशील है, x अक्ष की दिशा में बलों के वियोजित भाग क्रम से x1 x2 x3 हैं, और y अक्ष की दिशा में वियोजित भाग क्रम से क्या है, y1 y2 y3 है। ये जो डायग्राम में है वही चीजें यहाँ पे क्या है, लिखी गई हैं। उसके बाद माना परिणामी बल R है, तो OX तथा OY दिशा में R के वियोजित भाग क्रम से RX तथा RY हों, कि इस x अक्ष की डायरेक्शन के अंदर अगर वियोजित भाग सभी परिणामी बलों का वियोजित भाग, क्योंकि इन सबका जो रिजल्टेंट आएगा वो मान लीजिए कैपिटल R है, तो उसका एक्स एक्स की डायरेक्शन में रिजॉल्विंग पार्ट यदि आर एक्स है, और वाई एक्स की डायरेक्शन में रिजॉल्विंग पार्ट क्या है, आर वाई है, तो आर एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है, तो आर एक्स क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि वेक्टर ए बी अगर इनकी डायरेक्शन यदि सेम हो, डायरेक्शन मतलब वो आपके पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दिया गया हो, तो उनका रिजल्टेंट जो है परिणामी क्या होता है, उनका सम होता है। तो यहाँ पे आर एक्स क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, जितने भी हैं उन सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। आर वाई क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, इन सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और फिर इसका रिजल्टेंट यदि ये इस पूरे निकाय पे एक्स अक्ष की दिशा में जो बल कार्य कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट ये है, वाई अक्ष की दिशा में जो बल कार्य कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट क्या है, आर वाई है, तो फिर इनका रिजल्टेंट जो अपने को फाइंड आउट करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। अभी अपन ने स्पेशल केस पढ़ा था कि यदि कोई दो बलों के बीच के अंदर 90 डिग्री का एंगल हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, आर इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र का रूट होता है, अगर उनके बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो इनका रिजल्टेंट फिर क्या होगा, आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई के स्क्र का रूट होगा, सिंपली, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई का स्क्र आएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पे शो भी कर रखा है, देखिए इस डायग्राम को, ये इनका रिजल्टेंट है, ये आर एक्स हो गया, ये इस डायरेक्शन के अंदर आर वाई हो गया, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई का स्क्र। अब यदि आपका आर जो है एक्स एक्स की दिशा के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, वो कौन सा एंगल बना रहा है आपका, यदि वो थीटा एंगल आपका बना रहा है, ठीक है, यदि वो थीटा एंगल बना रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स हो जाएगा, आर वाई अपॉन आर एक्स, ये उसकी दिशा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने ये देखिए ये क्या बताता है कि एक बल के अंदर उसको समानित किया जा सकता है, कितने सारे बल लग रहे थे उनको अपन ने एक बल में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, यानी वो सारे बलों का मान इस एक बल के क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये होता है एक बल में समानयन किया जा सकता है,
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दिखाइए कि किसी पिंड के ऊपर बहुत सारे बल लग रहे हैं तो उनका किसी एक बल और एक बल युग्म में समानयन किया जा सकता है, तो आपको ये डेरिवेशन करना पड़ सकता है। इजी सा डेरिवेशन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अपने आगे बढ़ते हैं बल युग्म के अंदर, बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु A1 पर बल, बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु A1 पर बल P1 का आघूर्ण अपने ज्ञात करते हैं। अब वापस आते हैं, अपने P1 का आघूर्ण अपने को ज्ञात करना है। थोड़ा सा अपने को ध्यान से देखना है, ये जो आपके पास स्मॉल x1 y1 है ना, ये तो डिस्टेंस है, और कैपिटल X1 और कैपिटल Y1 है ना, ये जो है वो क्या है, आपके उस बल युग्म बनाने वाले हैं। ठीक है, कि वो बल युग्म जो बनाते हैं, बिंदु P1 का आघूर्ण अपने ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से, एक बार फिर से आएंगे अपने डायग्राम पे, से डायग्राम पे देखिए, यहाँ पे ये आपका X1 दे रखा, ठीक है, ये X1 यहाँ पे दिया गया है, क्लियर। और P1 पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, Y1 है, ये दो बल हो गए हम। अब जो बल युग्म जो बना है, ये X1 जो है, ठीक है, X1 की क्रिया रेखा की अपने कोई एक फिक्स पॉइंट यदि अपने कर दे, बिंदु O को यदि अपने फिक्स पॉइंट मान ले, ठीक है, बिंदु O को अपने क्या है, फिक्स पॉइंट मान लिया है, फिक्स पॉइंट बना लिया, तो इसकी एक्शन लाइन की डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस है यहाँ से, ये X1 जो है, ठीक है, और यहाँ पे ये Y1 है, दो डिस्टेंस हो गई ना। इस तरह से इसको ले आता हूँ, एक मिनट, एक मिनट आप देखिएगा, ये दो लाइन है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है यहाँ पे, X1 है, और ये क्या है हमारा, Y1 है, ठीक है। तो ये जो Y1 है, इसकी क्रिया रेखा की दूरी कितनी है, X1 है, और ये जो X1 है, इसकी क्रिया रेखा की दूरी क्या है, इससे Y1 है, इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपने, क्रिया रेखा की, ये क्रिया रेखा को इधर आगे बढ़ा दो, इसको क्रिया रेखा को इधर आगे बढ़ा दो, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इसका नेचर क्या रहेगा, ये बल युग्म किसके साथ बनाएगा, ये बल युग्म बनाएगा तो इधर अपने को सेम क्वांटिटी का एक फोर्स चाहिएगा, उसके साथ ये बल युग्म बनाएगा, ठीक है, क्योंकि बल युग्म बनाने के लिए इस डायरेक्शन के अंदर, इस पॉइंट से दूसरी तरफ, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से दूसरी तरफ सेम इसी तरह का अपने को एक बल चाहिएगा, जिसके साथ मिलकर के ये क्या करेगा, बल युग्म बनाएगा। और फिर इसका नेचर क्या रहेगा, इसका नेचर रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। Y1 के द्वारा जो आपके पास आघूर्ण पैदा किया जाएगा, उसका नेचर क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और X1 यहाँ पे अपने को एक और फोर्स चाहिएगा, X1 के लिए कपल निर्माण के लिए, ठीक है, ऐसा कोई फोर्स होगा जिसके साथ ये बल युग्म बनाएगा। तो आघूर्ण जो करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अब इसकी X1, इसकी डायरेक्शन कितनी है, इसकी सॉरी डिस्टेंस कितनी है, X1 इंटू स्मॉल y1, बट साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, आपके क्लॉकवाइज रहेगी। अब y1 इंटू क्या आएगा, x1, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, घुमाने का नेचर क्या रहेगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, क्लियर। तो अब इन दोनों का सम, इसका टोटल क्या होगा, आघूर्ण होगा। पहला नेगेटिव मान आएगा x1 y1, और y1 x1, ये क्या होगा, पॉजिटिव मान होगा, ठीक है। ऐसे ही सबके साथ रहेगा। तो ये आ गया हमारा x1 y1, समझ गए होंगे आप कि P1 का आघूर्ण, इसी तरह से P2 का आघूर्ण जो होगा वो अपने फाइंड आउट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x2 y2, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। और y1, ये कैपिटल Y1 जो आपके x1 है, ये क्या है, रिजोल्विंग पार्ट है किसके, P1 P2 के। और यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं स्मॉल y1 x1, ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, अब चलते हैं अपने आगे, ठीक है। संपूर्ण निकाय का O के सापेक्ष जो परिणामी आघूर्ण जो होगा, वो सम कर देंगे सबका, ठीक है, सम कर देंगे सबका, समेशन ऑफ y1 x1, फिर क्या आ जाएगा, y2 x2, ये तो पॉजिटिव वाले को पहले रख दिया, ठीक है, फिर y2 x2 हो जाएगा, ये कैपिटल X2 स्मॉल y2 हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, परिणामी आघूर्ण आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, नोट आपको ध्यान में रखना ये, कि जब निकाय समयावस्था में होता है, यानी निकाय जो है हमारा समयावस्था के अंदर हो, तो क्या होता है, r बराबर 0, रिजल्टेंट फोर्स जो है, ठीक है, एक बल जो है आपके क्या आएगा, 0 आएगा, जब वो साम्यावस्था के अंदर यानी हिलडुल नहीं रहा है, मूवमेंट की स्थिति में नहीं है। और जी का मान भी क्या होता है, 0 होता है। और आर जब 0 होगा, तो आर एक्स और आर वाई दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि आर क्या है, आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई के स्क्र का रूट है। तो कोई भी दो कंपोनेंट है जो है, जिनके वर्ग का सम यदि 0 आ रहा है, तो उन दोनों कंपोनेंट को अलग अलग क्या होना पड़ता है, 0 होना पड़ता है। यानी आर एक्स भी आपका 0 होगा, और आर वाई भी हमारा जो है वो क्या होगा, 0 होगा। और बल आघूर्ण का मान, क्योंकि वो घूम भी नहीं रहा है, कोई मोमेंट नहीं है उसके अंदर, तो जी का मान भी आपके क्या आएगा, 0 आएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, अभी अपन ने पढ़ा ये, मूल बिंदु ओ
के सापेक्ष आपके आघूर्ण का मान निकालें, तो आघूर्ण का मान, ठीक है, अभी अपने किसी बिंदु के, ये तो अपने अभी जो मोमेंट निकाला था ना, अभी जो अपन ने मोमेंट निकाला था वो क्या था, मूल बिंदु के सापेक्ष। अब किसी बिंदु, इससे दूर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पास जिसके कोऑर्डिनेट है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास एच के, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है वो कम हो गई ना थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ये तो क्या हो गया, x1 माइनस एच हो गई, और ये डिस्टेंस हो गई यहाँ पे, ये डिस्टेंस हो गई आपके x1 माइनस एच, ठीक है, एच के है, और ये हो गई आपके y1 माइनस के, जो भी डिस्टेंस आपके क्या हो जाए, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज आपको समझा रहे हैं यहाँ पे कि किसी अन्य बिंदु, मूल बिंदु को छोड़ के किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष यदि आपको आघूर्ण ज्ञात करना है, मूल बिंदु के अलावा किसी बिंदु के सापेक्ष यदि आपको मोमेंट फाइंड आउट करना है, मूल बिंदु के सापेक्ष तो आघूर्ण अपन ने अभी फाइंड आउट किया था, ठीक है, ये होता है समेशन स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 एंड कैपिटल x1। यदि मूल बिंदु के अलावा जो बिंदु स्थानांतरित किया जाता है, मैंने कहा था अभी जिस बिंदु पे इसको स्थानांतरित किया जाता है, अगर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट h के हैं, तो आपके उस आघूर्ण को यदि आप g डैश मान लें, तो g डैश हमारा क्या हो जाएगा, x1 की जगह क्या आ जाएगा, मैंने आपको अभी समझाया था, x1 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो कुछ बदलेगा ही नहीं, वो डिस्टेंस ही तो बदलेगी, मूल बिंदु के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति क्या थी, x1 y1 था, अब उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, x1 माइनस एच, और y1 माइनस के उसकी जो है पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि अब मूल बिंदु क्या हो गया आपका एच के पर स्थानांतरित हो गया, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये समेशन हो गया। अब इसको क्या है अपने सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x1 y1 माइनस y1 x1, ये अलग हो गया, और h सिग्मा y1 प्लस k सिग्मा x1, ये क्या था, ये तो g था, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है आपके पास आप देख रहे हैं, ये तो पहले से क्या था, जी था, तो जी डैश बराबर क्या आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जी डैश बराबर जी माइनस एच आर वाई, ये सिग्मा वाई वन क्या है, वाई अक्ष की दिशा में सभी बलों के रिजोल्विंग पार्ट का सम है, सिग्मा वाई वन वाई टू वाई थ्री, ये वाई वन वाई टू वाई थ्री क्या है, जो अलग अलग पॉइंट पे जो फोर्स लग रहे हैं उनके वाई एक्स की दिशा में रिजोल्विंग पार्ट है, तो उनका सम क्या होता है, एच और आर वाई और के आर एक्स, इसको ध्यान रखिएगा। जी डैश किसी भी बिंदु के सापेक्ष जो आपका आघूर्ण जो है, जी डैश बराबर क्या होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण माइनस एच और इनटू आर वाई मतलब वाई एक्स की दिशा में रिजोल्विंग पार्ट्स का सम, आर एक्स मतलब एक्स एक्स की दिशा में रिजोल्विंग पार्ट का सम जो है उसका ये मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजॉल्विंग फोर्स, परिणामी बल की क्रिया रेखा की दिशा, कि आपका जो परिणामी बल आपने फाइंड आउट किया है उसकी क्रिया रेखा की दिशा क्या रहेगी, माना एच के पर परिणामी बल आर की क्रिया रेखा पर स्थित है, ठीक है, वो जो एच के पॉइंट है वो परिणामी बल की क्रिया रेखा पे क्या है, स्थित है, जो रिजल्टेंट फोर्स आपने निकाला है, अतः एच के सापेक्ष आर का आघूर्ण क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसका इसी पे है, अगर ये पॉइंट आपका क्या है, एच के अगर इसी पे स्थित है, जो परिणामी बल वाली जो आपकी क्रिया रेखा है, अगर आपका एच के उसी पे स्थित है, तो इस बिंदु की इस रेखा पे स्थित किसी बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मान क्या होगा, जीरो होगा, और जब अपने मोमेंट निकालते हैं तो बिंदु की उस बल से क्या निकालते हैं, जिस बिंदु के सापेक्ष अपने आघूर्ण निकालना होता है, उस बिंदु की उस बल की क्रिया रेखा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं। अब एच के पॉइंट जो है वो इसी बल के ऊपर के स्थित है, क्रिया रेखा पे स्थित है, तो यदि आप इस एच के सापेक्ष यदि आघूर्ण फाइंड आउट करना चाहेंगे, इस बल के लिए, कौन से बल के लिए, बल आर के लिए यदि आप आघूर्ण फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो उसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो, क्योंकि इसी लाइन पे स्थित है, और यदि आप एच के जो आपका फोर्स तो क्या है, फोर्स तो आर हो गया, अब एच के की आर से या आर की क्रिया रेखा से अपने बोलेंगे सही तरीके से, कि ये जो आपका फोर्स है इसकी क्रिया रेखा से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मान तो क्या होगा, जीरो होगा ना, तो एच के सापेक्ष आर का आघूर्ण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एच के सापेक्ष आर का आघूर्ण अभी अपन ने फाइंड आउट किया था, क्या होता है, जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स, ये इसका मान क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी एच आर वाई माइनस के आर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, एच के का बिंदु पथ ज्ञात करते हैं, एच के को किसी जनरल पॉइंट एक्स वाई से यदि हम स्थानांतरित कर दें या रिप्लेस कर दें, बदल दें, तो एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स इज इक्वल टू जी, ये परिणामी की क्रिया रेखा का क्या होगा, समीकरण होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है परिणामी की क्रिया रेखा का समीकरण निकालना, ये भी ध्यान रखिएगा, एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी होता है। चलिए, परिणामी बल की क्रिया रेखा की मूल बिंदु से दूरी, कि ये जो परिणामी बल की क्रिया रेखा है, मान लीजिए ये आपके परिणामी बल की क्रिया रेखा है, ये इसकी मूल बिंदु से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना, ठीक है।
परिणामी इसका क्रिया रेखा का समीकरण क्या होता है भाई? ये होता है, अभी अपन ने फाइंड आउट किया, एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स इज इक्वल टू जी। ये हमारे पास क्या रहता है इसका समीकरण रहता है। तब परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण एक्स आर वाई वाई आर एक्स इज इक्वल टू जी। तो इसकी मूल बिंदु 0 0 से जो डिस्टेंस है 0 इंटू आर वाई, ठीक है, 0 इंटू आर एक्स माइनस ए, ये जो कांस्टेंट राशि होती है, तो माइनस जी इसका मैग्नीट्यूड, फिर इस एक्स का कोफिशिएंट का वर्ग आर एक्स आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन आर। ठीक है, ये इसकी परिणामी की क्रिया रेखा से दूरी का फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जी अपॉन आर के बराबर आता है। ये परिणामी की क्रिया रेखा क्या हो गई? जी अपॉन आर। जी अपॉन आर कैसे हो गया? क्योंकि ये तो जी रहा और ये हमारा क्या है? कैपिटल आर है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या होता है? जी अपॉन आर के बराबर आता है। क्लियर? बढ़ते हैं अपने आगे। ट्रेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, सदिशों का त्रिभुज नियम, ये कुछ चीजें हैं, जनरल चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, सदिशों का त्रिभुज नियम क्या होता है। तो सदिशों का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि ए बी यदि वेक्टर ए को शो करता है, बी सी, ए बी वेक्टर ए को, बी सी आपका वेक्टर बी को, और तो ए सी जो वेक्टर सी को, अलग डायरेक्शन हो गई ना, इनकी डायरेक्शन सेम और इसकी अलग डायरेक्शन हो गई, तो अपने क्या कहते हैं कि सी बराबर होता है किसके? ए प्लस बी के। ये क्या है? सदिशों का त्रिभुज नियम है। यदि दो डायरेक्शन, दो भुजाएं जो है उसकी, कोई दो वेक्टर को शो करती है सेम डायरेक्शन के अंदर, तीसरी भुजा उनके सम को दर्शाती है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? उनके विपरीत होती है। ठीक है, यानी ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर किसके होता है? जीरो के होता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम, इसमें यह कहता है कि यदि आपके पास कोई भी दो समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं जो हैं, जो जुड़ी हुई भुजाएं जो हैं आपस में, जो कनेक्टेड साइड्स हैं, अगर वो एक सेम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, इस तरह से इनकी डायरेक्शन अपने इस तरह से चलें, तो अगर वो शो करती हैं, तो जो विकर्ण है वो क्या है? विपरीत डायरेक्शन के अंदर उनके सम को दर्शाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ट्रायंगुलर वाला ला था, वही इस ट्रायंगल वाले पे इस पे लग गया ना, त्रिभुज नियम ही इस पे काम करता है। चलिए, साइन फॉर्मूला क्या कहता है कि त्रिभुज की इस तरह से तीन भुजाएं आपके हैं, इस भुजा की लेंथ ए है, इसकी भुजा बी बोलते हैं, इसको सी लेंथ बोलते हैं, तो क्या कहता है कि साइन ए अपॉन ए, यानी इस भुजा के सामने जो एंगल है उसका साइन का मान, जेया का मान, ठीक है, जेया बोलते हैं इसको, ठीक है, साइन का वैल्यू, और बी के सामने इनका जो रेशियो यदि हम फाइंड आउट करें तो वो कांस्टेंट रहता है, यानी वो इक्वल आता है एक दूसरे, ठीक है, वो इक्वल आता है हमारे पास, ये देखिएगा, और उसको मान लिया इसने लैम्डा। कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है कि कोस ए का मान, ये भी ध्यान रखिएगा, कोसाइन फॉर्मूला कोस ए का मान क्या होता है? कोस ए का मान यदि आपको निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब यदि कोस बी का मान निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यदि कोस सी का मान आपको निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रक्षेप सूत्र, ए बराबर ए कोस सी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ए का मान क्या होता है? बी कोस सी एंड सी कोस बी। बी का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए कोस सी प्लस सी कोस ए, ठीक है, ये ए क्या है? वो साइड की लेंथ है, कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल बी क्या है? यहाँ पे एंगल है। ये प्रक्षेप सूत्र है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सी का मान यदि आपको निकालना है तो ये होता है ए कोस बी प्लस बी कोस ए के। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको याद रखना, ठीक है। तो ये क्या है? पहला जो चैप्टर आपका, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, उसके क्या है जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब अपने क्या है उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड के अभी पढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने इसके एग्जांपल्स को है सोल्व करेंगे। ये हमारा यहाँ पे क्या है कंप्लीट हो जाता है। जो डेरिवेशन है वो आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। फटाफट इसको एक बार आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। और अभी अपने जस्ट अभी अभी लाइव क्लास अभी रहेगी, ये क्लास अभी अपने क्या सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं।